पार्टी भी इसी तलाश में है कि कोई जिताऊ उम्मीदवार, कोई ऐसा चेहरा जो ओला परिवार से छुटकारा दिला सके। उसके बावजूद 3-3 मास्क लगा के बैठते हैं। फिर सारी बीमारी ब्रजेंद्र जी ओला कोई खा रही है। यहाँ झुंझुनू की विडंबना रही कि एक ही परिवार राजा महाराजाओं के जैसे अपने परिवारवाद से आगे बाहर नहीं निकल पाए और ये पिछड़ता हुआ सीकर हमारे से बहुत आगे निकल गया। एक काटली नदी ऐसी है जो यहाँ के झुंझुनू की जीवन रेखा थी, बहुत से गाँवों की, उस पे अतिक्रमण हो गए। फादर जो होते हैं कहीं ना कहीं बेटे में उनकी छवि झलकती है। वो लेवी का टैक्स वापस सरकार को लेना पड़ा। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ। काटली नदी के सारे एनीकट और जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटवा के ये नदी वापस आए। आज तक किसी एक शहीद की अंत्येष्टि में आना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। इनके ये है कि हम तो राजघराने में पैदा हो गए, पिताजी राजा थे, बेटा राजा बनेगा, फिर पोते का राजा बनना तय है। झुंझुनू की विधानसभा की धरती पे जन्म लेने वाला अभी तक यहाँ से कोई भी चुन के विधानसभा में नहीं गया। अगर कोरोना काल में ये चालू होती मेडिकल कॉलेज तो हमारी बहुत सी जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन इनकी एक जिद रहती है। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी चीज की बलि दे सकते हैं। ये इस परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये एक साइलेंट आतंकवाद है। बहुत प्लानिंग से हमारी बच्चियों को गुमराह करके लव जिहाद के अंदर उनको फंसा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कई खास चेहरे हैं जिनसे मुलाकात करना भी लाजमी हो जाता है। ऐसे में आपको उनसे रूबरू करवाना, साथ ही आपके क्या विचार हैं वो उन तक पहुंचाना, बातचीत का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। बबलू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोग काफ़ी प्रशंसक भी हैं आपके। पिछली बार 30,000 वोट आपने जीते थे, तो क्या लगता है आपको कि वो पैमाना लेकर चलें और इस बार भी चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं? चीज़ें तो देखो, अभी ये विधानसभा के चुनाव का सत्र शुरू हो चुका है, 6 महीने बचे हैं, तो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई और पार्टी भी इसी तलाश में है कि कोई जिताऊ उम्मीदवार, कोई ऐसा चेहरा जो ओला परिवार से छुटकारा दिला सके जी। क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद में यहाँ झुंझुनू की विडंबना रही कि एक ही परिवार राजा महाराजाओं के जैसे, उन्होंने पहले पिताजी ने यहाँ के एमएलए एमपी वो बनते रहे, फिर अपने पुत्र वधू को यहाँ से जिला परिषद में चुनाव जितवाकर जिला प्रमुख रखा, फिर अपने बेटे को जिला प्रमुख बनाया, उसको एमएलए बनाने के लिए। जिस तरह के प्रयास किए गए, अपने परिवारवाद से आगे बाहर नहीं निकल पाए जी। तो मेरा मानना ये है कि झुंझुनू जो शहादत में सबसे आगे, हमेशा हर लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहीद झुंझुनू ने दिए, इस झुंझुनू को ये सीकर और चूरू से आगे हुआ करता था महिला शिक्षा में जी, बिल्कुल, शहादत में। तो कहीं न कहीं विकास में इसकी बातें जिस पटल पे उठनी चाहिए थी वहाँ नहीं उठ पाई जी। और ये पिछड़ता हुआ सीकर हमारे से बहुत आगे निकल गया। चूरू की भी आप देखेंगे, मेरी तो ये मानना है कि यहाँ बहुत पहले सैनिक स्कूल बन जानी चाहिए थी, एक मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग सेना के नाम पे देश के रक्षा करते हैं, और बहुत से गांव, बहुत से परिवार हमारे ऐसे हैं जहां पिता शहीद हो गए और बेटा भी मिलिट्री में जाना चाहता है, उनके बच्चे भी मिलिट्री में हैं। वो परिवार अगर उनको वो सुविधा नहीं मिल पाए मिलिट्री स्कूल की, मिलिट्री अस्पताल की, तो ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, उनके सोचने का नजरिया, या वो अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए जी। तो ये सारी एक काटली नदी ऐसी है जो यहाँ के झुंझुनू की जीवन रेखा थी, बहुत से गांवों की, उस पे अतिक्रमण हो गए। कैचमेंट एरिया सारे अतिक्रमण कर लिए गए, उनका इन मूलभूत बातों के ऊपर ध्यान नहीं रहा। तो कोई
ऐसा आदमी झुंझुनू में आना चाहिए जिसको इस बात की, यहाँ के जो लोकल इश्यू है उनको देखकर उनकी आवाज़ उठाए और उन चीज़ों की पुरजोर मांग करे और ये सुविधाएं इनको दिलवाए। जी। मैं इसीलिए राजनीति में आया। मेरे आने का उद्देश्य इन नेताओं से परेशान होके, इनकी जो वर्किंग स्टाइल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। जी। आपके फादर साहब नंदलाल झाझड़िया जी, वो भी एक आंदोलनकारी रहे हैं। ऐसे में लोगों का एक माइंडसेट होता है, उनके दिमाग में एक छवि होती है कि फादर जो होते हैं कहीं ना कहीं बेटे में उनकी छवि झलकती है और उनके कहीं ना कहीं जो विचारधारा होती है वो मिलती है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना होता है कि फादर साहब की गुडविल जो है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। इस पर लेकर आपके क्या विचार? तो ये तो निश्चित तौर पे होता ही है कि लोग पहले ये देखते हैं कि जब चुनाव कोई भी लड़ता है तो बाप दादाओं से लेके सारी हिस्ट्री लोग देखते हैं। जी। मेरे पिताजी जब देश में आपातकाल लगा और लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या जब हुई इंदिरा गांधी जी के समय, तो उनको लगभग 19 महीने मेरे पिताजी इमरजेंसी में जेल में रहे। जी। मीसाबंदी हैं। और यहाँ की जो एक बार बहुत पहले यहाँ एक लेबी का आंदोलन चला, जी। जिसमें किसानों के ऊपर लेबी का टैक्स लगाया गया। उस आंदोलन को भी मेरे पिताजी ने लीड किया और वो लेबी का टैक्स वापस सरकार को लेना पड़ा। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ। तो जहाँ संघर्ष की बात थी, पहले मेरे पिताजी मोतीलाल कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। स्टूडेंट लाइफ से ही 77 में जेल से बाहर निकलने के बाद वो मेरे केहरपुरा कला ग्राम पंचायत के सरपंच बने, जिले के सरपंच फोरम के अध्यक्ष रहे। तो कहीं न कहीं खून का असर आदमी में आता है और हो सकता है किसी कारणवश मेरे पिताजी बहुत पहले उनको वो देवलोक पधार गए, तो कहीं न कहीं उनकी जो इस झुंझुनू को आगे ले जाने की जो इच्छाएं थी, जो कुछ कर गुजरने की इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए भगवान मुझे इस फील्ड में लेके आया है। बाकी मेरा तो पहले राजनीति से कोई नाता नहीं था। जी। तो उनकी छवि, मेरे पिताजी का संघर्ष भी मुझे आगे ले जाने की प्रेरणा देता है। और बहुत से बुजुर्ग आदमी मुझे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि आप अपने पिताजी से 10% भी अगर काम कर देंगे तो हम ये मानते हैं कि इस झुंझुनू का विकास होगा। और प्रत्येक पीछे की पंक्ति में खड़े हुए आदमी के लिए भी आप हमेशा तैयार रहेंगे, ये मेरी भावना हमेशा रहेगी। जी। आइए, अगर हम मानकर चलते हैं, पार्टी अगर आपको प्राथमिकता देती है, पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना मोटिव होता है, अपनी विचारधारा होती है, बट इंडिविजुअली अगर देखें एक पर्सन के तौर पर आपका क्या विजन है? क्योंकि लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंडिविजुअली एक इंसान की क्या विचार हैं, उस हिसाब से उस इंसान को लोग भी सपोर्ट करें। मेरा विचार मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमारे गाँव की समस्या, पानी सूखता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खेती के ऊपर गांव आधारित हैं। जी। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि काटली नदी के सारे अनिकट और जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटवा के ये नदी वापस आए, जिससे जल स्तर ऊपर आए। दूसरा, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। बिल्कुल। आवारा पशुओं की जो समस्या है वो प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक की समस्या है। जी। उसके लिए अगर झुंझुनू विधानसभा में अगर अपन बात करें तो 35 ग्राम पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। जी। जिसमें लगभग 15 गौशालाएं खुली हुई हैं। तो उन गौशालाओं में जितने भी आवारा पशु हैं उनको अगर रखवाने की व्यवस्था की जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग लेसन होने चाहिए। जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के, गौमूत्र है, गाय की खाद है, घी है, दूध है, जो
आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो भी फार्मूले हैं वो बताए जाए और अच्छी नस्ल की गायें और जो नंदी हैं उनको आगे नस्ल बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। जितनी भी ऐसी नस्ल हैं जो हिंदुस्तान की नस्ल नहीं थी और जिनसे उनके दूध में और गुणवत्ता नहीं है, जो अच्छी नस्ल नहीं है, उनको इंजेक्शन लगा के वो आगे प्रजनन रोकना चाहिए और अच्छी किस्म की गायें आगे हों, नंदी आगे आएं। इस तरह की योजनाएं बना के इन गौशालाओं में आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। जी, रिसेंटली आपने ब्लड डोनेशन कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया था। राजेंद्र राठौर साहब वहाँ पर आए, सह प्रभारी भी आए, तो उसे लेकर आपका क्या कहना है? लोगों की मदद या फिर आम जनता के प्रति सेवा का जो नज़रिया है वो लोगों तक पहुँचे? देखिए, रक्तदान से बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं तो जन्मदिन के ऊपर मैं मोदी जी का जो सेवा सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं जी। तो उसमें काम वही करना चाहते हैं जो किसी के काम आ सके। मैंने पहले जन्मदिन के ऊपर यहाँ बंदे के बालाजी एक प्रोग्राम रखा जिसमें 73 ट्राईसाइकिलें बांटी गई जी। उसके बाद अब की बार जब वो सेवा सप्ताह आया तो हमने सारी गौशालाओं को 1-1 लाख रुपए का अनुदान, विशेष अनुदान दिया मैंने। वो मेरी जेब से अनुदान इसलिए दिया कि अभी कोरोना काल में और उसके बाद में लंपी में जी। बहुत सी गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, तो वो सेवा सप्ताह में ऐसा ही काम हम करना चाह रहे थे और उसी के अनुरूप मैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब को इस राजस्थान की राजनीति में राजनीति की समझ रखने वाले जो लगातार आदमी 7 बार यहाँ से विधानसभा में पहुँचे हैं जी। तो उनमें ऐसी क्वालिटी है और वो डिजर्व करते हैं कि राजस्थान की जो राजनीति करने वाले हैं वो उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मैं बहुत सी बार ये बातें देखने जाता हूँ कि किस तरीके से वो चूरू जिले के आदमियों को किस तरह से संभाल के अपने कार्यकर्ताओं को रखते हैं, तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ उनको राजनीति में और मेरी भावना थी और इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। इसलिए मैंने ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाया जिसमें राजस्थान में कहीं भी किसी भी कोने में किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी जी। तो मैं हर शहर में, राजस्थान के हर शहर में 24 घंटे ब्लड दिलवाने की एक व्यवस्था हमने की है कि किसी भी जरूरतमंद को अगर ब्लड चाहिए तो हमारे से संपर्क करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल। अच्छा सर, अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए जिस तरीके से झुंझुनू में एक फिलहाल बड़ा पिलर के तौर पर देखा जा रहा है, एक नाम बृजेंद्र सिंह ओला, पीछे से भी अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो परिवार से भी काफ़ी आगे चलते रहे हैं, लेकिन राजनीति में आम जनता जो होती है वो जो लोग देखते हैं, जो बोलते हैं, सिर्फ वहीं तक पर्सनली वो इंसान कैसी विचारधारा को फॉलो करता है, लोगों के बारे में क्या विचार हैं, वहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँच पाती है। आप राजनीति में हैं तो ऐसे में क्या विचार हैं आपके, क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं जो निकल कर सामने आते हैं? हर किसी का एक माइनस पॉइंट होता है, ब्रॉडली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं? कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक परिवार के अलावा क्या झुंझुनू में बेटे पैदा होना ही बंद हो गया? कोई भी, आप मेरी छोड़ दीजिए, कोई भी आदमी ऐसा लायक नहीं दिखा उनको। शीशराम जी ने बेटे को प्रमोट करने के लिए चलो जो भी जतन किए अपने बेटे के लिए कर दिए। बेटा ये चाहता है कि मेरी पत्नी जिला प्रमुख रहे, एमपी का इलेक्शन अपनी पत्नी को लड़वाया। अभी अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दी। जो बेटा दिल्ली रहता है, दिल्ली जयपुर में रहने वाले, यहाँ के गाँवों की, इस झुंझुनू की कोई परिस्थितियों के बारे में कभी भी वो जनता के बीच नहीं आए। अब अमित ओड़ा की लॉन्चिंग कर दी। अभी इसी पंचायत चुनाव में उन्होंने अमित ओड़ा को भामरवासी पंचायत झुंझुनू विधानसभा की है, वहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़वाया।
फिर उनको इस बात से ही समझ जाना चाहिए कि मेरी पत्नी निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य बनती है, कांग्रेस ने, बसपा ने, सबने फार्म वापस विड्रॉ कर लिए और उनके बेटे को चुनाव लड़ना पड़ा, उनको चुनाव लड़ना पड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद में प्रधान के चुनाव में जब उनको ये डर सताने लग गया कि ये बेटे की लॉन्चिंग में यहीं समाप्ति हो जाएगी, तो अपने बेटे को बैक कर लिया सिर्फ पंचायत समिति सदस्य बना के। तो उनको अपने घर के अलावा प्रतिभा नहीं दिखती किसी में। दूसरी, आप ये बताओ कि झुंझुनू हर लड़ाई में, बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी आप देखते हैं कि झुंझुनू का बेटा हमेशा शहीद होता है जी। पिछले 4.5 वर्ष से वो लगातार मंत्री, इस कांग्रेस की रूलिंग पार्टी के विधायक और मंत्री भी अभी मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद में उनका ये दायित्व है कि किसी शहीद के, कभी आदमी की इमरजेंसी भी होती है, व्यस्तता भी होती है, पर समझते हैं आज तक किसी एक शहीद की अंत्येष्टि में आना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। इस झुंझुनू जिले का दुर्भाग्य है कि कोई ये बात भी नहीं पूछता कि आपका कोरोना काल में आपका क्या दायित्व था, आप कभी जनता के बीच गए, या छोटे से बड़े हर आदमी ने, किसी ने अनाज की मदद की, किसी ने अपना समय देके लोगों की मदद की उस महामारी के दौरान। जिसकी जो भावना थी, जो भी जिसके पास था, उसने अपने अपने हिसाब से डोनेशन किया, अपना समय दिया, लोगों की मदद में आगे आए। ये कमरे बंद करके घरों में घुस के बैठ गए। एक दिन किसी कोरोना काल में किसी हॉस्पिटल में किसी की अपनी जेब से या किसी भी स्तर पे इन्होंने किसी की कोई मदद नहीं की। लोग सांसों के लिए भटकते फिरे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इलाज के अभाव में मर गए। तो ये जनता के बीच आने से इनको इतना डर लगता है कि इनके ये है कि हम तो राजघराने में पैदा हो गए, पिताजी राजा थे तो बेटा राजा बनेगा, फिर पोते का राजा बनना तय है। तो जनता ये चाहती है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो। किसी के बैठक उठक में कोई भी जवान मौत होती है, किसी के कोई दुख दर्द में कभी जरूरत पड़ती है, तो ये कभी भी तैयार नहीं मिलते। आज WHO ने ये कह दिया, इस महामारी को हटा दिया, अभी स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, उसके बावजूद 3-3 मास्क लगा के बैठते हैं। फिर सारी बीमारी ब्रजेंद्र जी ओला कोई खा रही है। तो ऐसा क्या डर है कि जनता के बीच आने से उनको डर लगता है? आज मास्क की कोई अनिवार्यता नहीं, और जब इतना ही डर लगता है तो फिर रिटायरमेंट लेके अपने घर बैठना चाहिए। जनता के बीच न लंपी के दौरान ये कभी बीच आए, न कोरोना काल में इनके एक दिन भी किसी ने शक्ल नहीं देखी इनकी। और शहीद के तो कम से कम डूब मरने वाली बात है कि अगर कोई झुंझुनू का वासी है, इस झुंझुनू जिले की हवा और मिट्टी में अगर कोई आदमी लगाव रखता है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि कम से कम शहीद परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उसकी अंत्येष्टि में आके उस परिवार के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। अब इस बात के लिए उनको न तो कोई पूछता है और न मोरली उनके इस बात की कोई शर्म है कि अपने को इस तरह के काम यहाँ करने चाहिए। उनको तो सिर्फ पद मिलना चाहिए। आपने देखी होगी आज के पेपर में भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो रुपए खाए आपने, जो भी मंत्री बनने की लालसा में अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ होकर गुड़गांव जाके बैठ गए कि वो रुपए लौटाए जाएं, ये बात कोई अपोजिशन नहीं कर रही है। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो रुपए वापस लौटाए, जो गुड़गांव में गए थे वो रुपए लिए उन्होंने, वो रुपए लौटाए जाएं। तो जो अपनी खुद की निजी स्वार्थ की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं जानते, ये तो कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के अलावा वोट नहीं डालता, तो उनके ये है कि यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है
मुझे न किसी के पास जाने की ज़रूरत है, न किसी के दुख दर्द में शामिल होने की ज़रूरत है। मैं यूं ही कभी नहर के नाम पे, कभी 70 साल तक नहर के नाम पे राजनीति करते रहे। तो इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम हमारी रोटियां सेकते रहेंगे। अच्छा, एक और आवाज़ जो जनता के बीच इस वक्त काफ़ी गूंजती हुई नज़र आ रही है, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, ये क्या मसला है आखिर? स्थानीय और बाहरी का तो आप देख लीजिए कि झुंझुनू की विधानसभा की धरती पे जन्म लेने वाला जी अभी तक यहाँ से कोई भी चुन के विधानसभा में नहीं गया। जी। तो जो बाहरी आदमी है, आज अडावता है, वो पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसके पहले भी बाद में भी यहाँ जन्म लेने वाले आदमी को कभी भी मौका नहीं मिला। और स्थानीय तो स्थानीय ही होता है, बाहरी आदमी वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की जो निजी समस्याएं हैं उनको नहीं समझ सकता। और यही दुर्भाग्य रहा कि मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज खेतान अस्पताल में झुंझुनू में इतना बड़ा फरमाइसिस है, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, कायदे से उसी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था, कोई जगह की कमी नहीं थी। पर अपने प्रधान को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जिद से समस्तपुर रोड पे लेके मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें ज़मीन का इश्यू था, पानी की ये सिचुएशन है कि अगर थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो समस्तपुर रोड के ऊपर जा नहीं सकता कोई भी आदमी, चाहे ज़मीन का इश्यू हो। एक एक बैच निकल गए, सिक्कर चूरू में कितना आगे निकल गया। और अगर कोरोना काल में ये चालू होती मेडिकल कॉलेज तो हमारी बहुत सी जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन इनकी एक जिद रहती है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी चीज़ की बलि दे सकते हैं। ये इस परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि झुंझुनू में जन्मे हुए आदमियों को मौका मिलना चाहिए, वो भले ही कोई भी गांव का कोई भी साधारण आदमी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये धरती खाली हो गई, ओला परिवार के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। चाहे अमित ओला, चाहे राजबालाजी, चाहे जब पट्टिकाएँ आप देखेंगे, उद्घाटनों की पट्टिकाएँ लेके घूमते हैं। आजकल चुनावी वर्ष है, आप देख लीजिए हर जगह पूरे परिवार का नाम लिखते हैं। राजबालाजी कौन से पद पे आज, अमित ओला क्या पद है उनके पास, लेकिन बोर्डों के ऊपर नाम लिखवा देते हैं। इस पे सारे परिवार की वंशावली बनाने के जैसे काम करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि अगर नहीं करता, उनके नाम नहीं लिखवाता। अभी कुछ दिनों पहले PMGSY से जो सड़क बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सेवा सड़क योजना से जो सड़क बनी, उस सड़क के 2 साल आवागमन के शुरू होने के बाद में उद्घाटन किया। अभी बख्तावरपुरा से लेकर बड़ुंदा कला तक की एक रोड जिस पे आवागमन शुरू हो गया, बोर्ड लग गए, 2 वर्ष बीत गए, उसके बाद में भी ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। वहाँ पत्थर लगाया, मैंने जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराया इस बात के लिए कि ये सड़क का पुराना बोर्ड है, इस बोर्ड के जंग लग गया, इसमें समय लिखा हुआ है कि कब ये रोड स्वीकृत हुई, कब पूरी हुई, इसका काम निर्माण कब पूरा हुआ। उसके बाद में आज ये स्थानीय सांसद को लिए बिना, इतनी इनकी तानाशाही है कि स्थानीय सांसद का होना अनिवार्य है। उनका अगर वो अनुपस्थित भी हो तो उनका नाम लिखा जाना चाहिए, नाम भी नहीं लिखवाते। यहाँ उनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग है, आप देख लीजिए कि झुंझुनू में शाम को गाड़ियां लगा के किस तरह से वसूली की जाती है। एक जिले को भी अगर वो रिश्वत लेने से बख्श दे, यहाँ की नगर परिषद की हालत आप देख लीजिए, बिना रुपए के एक दिन भी काम नहीं होता। कोई भी फाइल आगे बढ़ती है तो उससे पहले मंत्री जी का हिस्सा चेयरमैन को, यहाँ के प्रधान को, उनको देना पड़ता है। कोई झुंझुनू में ऑफिस नहीं है, तो कैसे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं, कैसे वो जनता से उनका जुड़ाव हो सकता है। तो ये कमियां बाहरी की झुंझुनू में ये बहुत बड़ी विडंबना रही है।
तो ये बात पार्टियां और जनता सभी अब इनके ऊपर मंथन चल रहा है, तो अच्छा ही निर्णय होने वाला है। केरला स्टोरी को लेकर अभी काफ़ी उत्साह है लोगों में और आपने भी मूवी दिखाई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? द केरला स्टोरी जो मूवी बनी है जी, ये मैं तो मेरा मानना है कि पहला शो हमने यहाँ झुंझुनू शहर के मेरे मित्र साथियों के साथ हमने देखा जी, और उससे हमें ये महसूस हुआ कि हमारी बच्चियों को, माताओं बहनों को ये फिल्म देखनी चाहिए कि जो बच्चे मैच्योर नहीं हैं जी, और भावनाओं में बहकर अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, जी। लव जिहाद में इसमें फंस जाते हैं। और मैंने देखा है कि उस फिल्म के देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपन जो पेरेंट्स की कई बार बात नहीं मानते हैं, जी, बच्चे अपनी भावनाओं में बहकर इमोशंस के साथ ये लोग बड़े षड्यंत्र से, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये एक साइलेंट आतंकवाद है जो बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है। ये एक प्री प्लान्ड एक ऐसी कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं जो बहुत प्लानिंग से हमारी बच्चियों को गुमराह करके लव जिहाद के अंदर उनको फंसा देते हैं, और फिर उसका परिणाम क्या हो सकता है इस फिल्म से प्रेरणा मिलती है। जी, तो परिजनों को भी ये फिल्म देखनी चाहिए जी, और विशेष करके हमारी माताओं बहनों को, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कॉलेज की स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर ये फिल्म दिखानी चाहिए, जी। ये मेरा मानना है। सर, दो नाम आपके हैं, निशित कुमार, बबलू चौधरी। जनता का ये सवाल कह लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे इसके पीछे कोई रोचक तथ्य, कोई स्टोरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर का नाम और दोस्तों में ये नाम बबलू चौधरी था, जी, डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम निश्चित था, तो मुझे मेरे सभी प्रियजन बबलू चौधरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जी, तो मैं इसी नाम को लोगों में पहचान इसी नाम की है, तो मैं वो नाम रखता हूँ। वो तो एक ऑफिशियल नाम है जो ब्रैकेट में रखना पड़ता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वो नाम है। बिल्कुल। इसलिए। अच्छा, लोग जो होते हैं वो आम इंसान के साथ जितना कनेक्ट कर पाते हैं, एक मिथ होता है लोगों के जहन में कि कोई भी पॉलिटिशियन है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, उनका जीवन अलग होता होगा, उनकी दिनचर्या अलग होती होगी, लाइफस्टाइल, उनका रहना सहना, विचार सब अलग होते होंगे। फिट आप काफ़ी दिखते हैं, तो ऐसे में फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं और फिटनेस को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आज इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया, इंसान फ्री टाइम नहीं निकाल पाता है एक्सरसाइजेस के लिए, तो उस सब के लिए कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैं तो पुराने विचारों के जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको फॉलो करता हूँ, आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मेरा खान पान और ये भी बिल्कुल, मैं चूल्हे की रोटियां खाना पसंद करते हैं, बाजरे की रोटियां खाते हैं, योगा कर लेते हैं, सुबह कुछ थोड़ा बहुत घंटा आधे घंटे का समय हम निकाल लेते हैं जी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में स्वस्थ रहना, वैसे भी दिनचर्या आदमी की ऐसी होनी चाहिए कि उसके पॉजिटिव विचार होते हैं। जिसके बीमारियां लग जाती है, बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी मेंटलिटी भी ये थोड़ी सी शरीर से जुड़ा हुआ है। ये तो सबको हमारा जो मूल, जो भारतीय संस्कृति का जो पुराना खान पान था, बाजरा, मोटा अनाज खाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अवेयर हैं वो भी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि 20-20 घंटे काम करके भी वो फिट रहते हैं, और नेतागिरी में विशेष करके लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, ये बहाना होता है। मैं तो ये मानता हूँ जल्दी उठना, जो आयुर्वेद के हिसाब से आदमी सुबह सूरज उगने से पहले उठ के अपनी एक्सरसाइज करके, योगा करके, जो संपूर्ण जीवन को रोगों से मुक्त रखने का हमारा 5000 साल पहले हमारे हृदय अष्टांग और अष्टांग हृदयम जैसे किताबों में इस बात का वर्णन है कि कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता। जी।
अगर उनको फॉलो करे तो अपने खान पान का ध्यान रखते हुए जो आदमी योगा और स्विमिंग और अपना समय निकालेगा वो मेरी समझ में स्वस्थ रहेगा। और विशेष करके नेतागिरी में मन और ये शरीर दोनों स्वस्थ होने ज़रूरी हैं अगर पॉजिटिविटी आपको चाहिए तो। सर एक और ट्रिकी सा सवाल, क्योंकि आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता है, कॉन्क्लेव्स में जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो ऐसे में वो खाने के प्रति आप जो आपने एक रूटीन बना रखा है, देसी ही खाना है, लोग चाय कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं और भी कई तरीके के व्यंजन ऑफ़र करते होंगे, ऐसे में उनको ना करना भी थोड़ा अजीब लगता होगा, तो ये सब कैसे डील कर पाते हैं? आजकल हमारे समाज में ये बात जो फॉर्मेलिटियाँ हो गई, लोग सच्चाई से दूर भागते जा रहे हैं और इस फॉर्मेलिटियों में रिश्ते भी ऐसे हो गए कि डर के रिश्ते हो गए। बिल्कुल, डर लगता है कि मैं इसके ये नहीं जाऊंगा तो ये मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा। ये जो खुल के आदमी नहीं जीता है किसी चीज़ के लिए, अगर वो चाय पीता है, वो कॉफ़ी पीता है तो उसको चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए जो भी कोई काम करते हैं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि जो बात मन में है, जो अंदर मन में है वही चेहरे पे होनी चाहिए, वही ज़बान पे होनी चाहिए। तो इसमें मैं कोई भी गलत नहीं मानता कि कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिए तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट मना कर सकता है जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे समाज में जो चाय कॉफ़ी का जो चलन चला है, आप कहीं भी हर आदमी को इसने बीमार कर दिया है। आजकल प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हैं या अपन किसी को भी पिला रहे हैं तो वो एक स्लो पॉइजन है। बिल्कुल। अपने तो यहाँ गर्मी की राबड़ी अलग बनती थी, सर्दी की अलग राबड़ी बनती थी। लोग बाग ये कह देते हैं कि साहब चाय बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती, 2 ही मिनट में बन जाती है राबड़ी। अपन एक मिट्टी की हांडी में सुबह बना के छोड़ के सारे दिन सर्व कर सकते हैं अगर चाहें तो मेरा तो मानना है कि अपने को अपनी मूल जो हमारे बड़कों ने कभी भी चाय कॉफ़ी नहीं पी, बिल्कुल, सुबह जल्दी अपने दही रोटी खाना, दूध रोटी खाना, जो अपना जो बड़कों की जो साइंस थी ना उसका कोई मुकाबला नहीं है और उसी हिसाब से जीना चाहिए। और मैं फॉर्मेलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जो चीज़ मुझे गलत लगती है उसके लिए मैं दूसरों को भी टोकता हूँ और खुद भी उसी को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ हम आज की बातचीत को विराम देना चाहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और जो विचार हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि जनता आपसे जुड़ सके। और जो जुड़ाव होता है वो यही होता है, आत्मीयता जो होती है धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति की, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति की, जिससे जनता जल्दी कनेक्ट कर पाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने का। धन्यवाद।